हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में दिख रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस प्रश्न। तो ये 50 प्रश्नों का सेट है, जिसमें से जीके यानी सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न है और जीएस यानी सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न है। ये 50 प्रश्नों का सेट है। आज 7वां सेट होने वाला है, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जितना भी सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट एग्जाम होंगे, सभी के लिए सेंट्रल जीके पूछा जाता है और साइंस पूछा जाता है। तो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, 41 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे है? तो गुप्तचर व्यवस्था से। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को। 41 नंबर, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो गुप्तचर व्यवस्था से। 42 नंबर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि दो दो पर पढ़ देता हूं, ताकि आपको लोग को याद हो जाए। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहुमा कहा था? तो अरब व्यापारी जो है सुलेमान ने किस राज्य को रुहुमा कहा था? तो ये पाल को। ठीक है, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहुमा कहा? तो पाल को। अच्छा, अब ये पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल है। अब जो ऑप्शन है उसके बारे में कुछ बता देते हैं, जहां तक रिलेटेड हो बताएंगे। वीडियो ज्यादा लंबा होने के कारण ज्यादा डिटेल से नहीं बता पाते हैं। पाल वंश का शासक क्या हो गया? धर्मपाल। प्रतिहार वंश का शासक कौन हो गया? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का शासक क्या हो गया? मिहिर भोज। और राष्ट्रकूट वंश का शासक क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन सा हो जाएगा? प्रथम दंती दुर्ग प्रथम। और चोल वंश का राजा राज प्रथम। चोल वंश का राजा राज प्रथम। फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। 42 नंबर, कि अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहुमा कहा? तो किसको कहा था? पाल को कहा था। ठीक है, अब देखिए, हम लोग सुने हैं पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, बहुत सारे वंश है जो क्वेश्चन के अनुसार हम आप लोग को बताते जाएंगे। और जैसा भी आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट में जरूर बोलिएगा। हम कोशिश करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर से रिलेटेड, जो भी रिलेटेड हो वो बताएंगे, और ऑप्शन से भी रिलेटेड जितना भी डिटेल्स हो। तो अब जैसे देखिए, पाल वंश का संस्थापक कौन है? धर्मपाल हो गया। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन हो गया? मिहिर भोज हो गया। और राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन हो गया? दंती दुर्ग प्रथम। और चोल वंश का शासक राजा राज प्रथम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कि अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया, उस समय का शासक कौन था? ठीक है, उस समय का शासक कौन था? तो राजा रायकरण। फिर से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। 43 नंबर, अलाउद्दीन की सेना ने जब गुजरात पर आक्रमण किया, उस समय कहाँ का शासक कौन था? तो ये राजा रायकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया? किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया? तो किसने किया था? जो प्रश्न किया था तो वेलवी समिति ने किया था। किसने किया? वेलवी समिति ने। फिर से सुनिएगा, किस आयोग समिति ने धन के निर्गमन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्न किया? तो वेलवी समिति। अब दादा भाई नौरोजी को और किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं दादा भाई नौरोजी। 45 क्वेश्चन कहा जा रहा है, विधवा पुनः विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? तो किसने की है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जैसे इस क्वेश्चन सुनिएगा, विधवा पूर्ण विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 46 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सुनिएगा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ ठाकुर। 47 क्वेश्चन कहा जा रहा है, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो ये मुख्य एजेंसी कौन है? तो वित्त आयोग, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, केंद्र राज्य के बीच वित्तीय फिस्कल विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन है? तो वित्त आयोग, यानी ऑप्शन डी। अब देखिए, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत
का गठन हुआ? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यह है धर्म की स्वतंत्रता से। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है। अच्छा, समानता का अधिकार किससे है? तो आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 से। आर्टिकल 14 से क्या समानता का अधिकार है। फिर आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार का वर्णन था। संपत्ति का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 31 में था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया। पहले ये मौलिक अधिकार में आता था, ठीक है, तो मौलिक अधिकार से किस में बदल दिया गया है? विधिक अधिकार में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। कब? तो 1978 में। ठीक है, तो संपत्ति का अधिकार अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में आने लगा। संपत्ति का अधिकार अब पहले कितना था? आर्टिकल 31 था, अनुच्छेद 31 था। अब ये 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया। अब ये अनुच्छेद 300A में आता है, ठीक है, अंतर्गत विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। और ये अल्पसंख्यक का सुरक्षा जो है वो अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक का सुरक्षा अनुच्छेद 29। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 49 नंबर, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? ठीक है, क्या बोला? किसने? विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? तो संविधान का 52वां संविधान संशोधन। संविधान का 52वां संविधान संशोधन। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जिसे दल बदल का विरोधी कानून कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था दल बदल कानून। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ऑप्शन में दिख रहा है संविधान का 42वां संशोधन और संविधान का 44वां संशोधन। चलिए उसके बारे में भी जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन क्या है? तो 1976 में हुआ था। इस संशोधन के तहत देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 3 शब्द को? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अच्छा, संविधान का 44वां संशोधन, तो अभी जस्ट पढ़े 44वां संशोधन, संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 को। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में सूची में हटा दिया था। ठीक है, यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया और इसको फिर किस में जोड़ दिया गया था? तो विधिक अधिकार में जोड़ दिया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयोग। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जान लीजिए कि राष्ट्रपति कैसे निर्वाचन होते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं उनका निर्वाचन, उनका पहले कार्यकाल 5, देखिए ये जितना भी यहाँ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयोग सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का मतलब राष्ट्रपति जो है संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति बनने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होना चाहिए और किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य भी होना चाहिए। ठीक है। उपराष्ट्रपति का भी न्यूनतम वर्ष कितना होना चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। ठीक है। मुख्य निर्वाचन आयोग के लिए आप आंसर में कमेंट में बताइएगा कि कितना वर्ष चाहिए न्यूनतम वो। 51 क्वेश्चन कहा जा रहा है, सर्वप्रथम संसाधक सरकार किस देश में आरंभ की गई? तो किसमें की गई है ये? तो ग्रेट ब्रिटेन में। सर्वप्रथम संसाधक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो किसकी होगी? चाय की। फिर से कुछ सुनिएगा इस क्वेश्चन को। 52 नंबर, एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? तो चाय की खेती होगी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक यानी एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो क्या है ये? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इस क्वेश्चन को सुनिएगा, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन टीक यानी एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में क्या है? नवीनतम है। तो ये गोंडवाना। गोंडवाना। 55 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अब इसमें से ढूंढना कौन सुमेलित नहीं है। तो फिनलैंड, ये राजधानी, ये देश है, ये राजधानी फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंसिकी दिया हुआ है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी, बोलाविया की राजधानी लापाजा, इथोपिया की राजधानी लुसाका, यूक्रेन की राजधानी कीव। इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं होता, अदिश अबाबा है। तो सुन लीजिए फिर से ध्यान से, फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी जो कि सही है, बोलाविया की राजधानी लापाजा सही है, इथोपिया की राजधानी अदिश अबाबा होता है, लुसाका नहीं होता है, और यूक्रेन की राजधानी कीव। तो यानी आपके पास ये तीनों सुमेलित है, इथोपिया की राजधानी लुसाका जो दिया हुआ सुमेलित नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या है? ये गलत है, यानी सुमेलित नहीं है। इसका क्या होगा इथोपिया का? तो अदिश अबाबा। 56 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है। तो सर्वाधिक तटीय अपर्दन कहाँ होता है? तो लहरों से होता है। ठीक है, सर्वाधिक तटीय अपर्दन होता है तो लहरों से। 57 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। ठीक है, तो क्या है? तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। 58 नंबर क्वेश्चन, वर्षा के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो समान स्थिति बेरोजगारी। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। 58, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो समान स्थिति बेरोजगारी। 59 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे जीवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो नार्लिकर, जीवी नार्लिकर के अनुसार विज्ञान नहीं माना जाता है। तो पहले ऑप्शन को हम पढ़ देते, ज्योतिष दिया हुआ है, खगोलिकी, ब्रह्मांडिकी और नैनो प्रौद्योगिकी। तो आप लोगों को तो पता होगा कि ये सबको विज्ञान माना जाता है, पर ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ? माउंट अबू में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो माउंट अबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, 19 नवंबर निम्न से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 19 नवंबर निम्न से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन पहले देखते हैं, विश्व हरित दिवस, विश्व निर्धानता दिवस, विश्व शौचालय दिवस और विश्व जल दिवस। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस मनाते हैं। अच्छा, अब जैसे ऑप्शन में है विश्व निर्धानता दिवस, तो विश्व निर्धानता दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व स्वच्छ जल दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। 62 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है? तो क्या है? ये यूएसए की। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है यूएसए की। 63 नंबर, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना था पश्चिम बंगाल। किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल जाना जाता है। 64 नंबर, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो शिरीष बांदला। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। 64, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? तो शिरीषा बांदला, ऑप्शन ए सही है। 65 नंबर क्वेश्चन, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्था कौन सा है?
तो ये कौन सा है? तो आईआईटी मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्था कौन सा? तो आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन बी। 66 क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो किसने रखा है? ये दक्षिण सूडान। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लक्ष्य रखा गया है? बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य किसने रखा है 2030 तक? तो दक्षिण सूडान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला? दिल्ली मेट्रो को मिला है। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को, किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है ये आपको? तो दिल्ली मेट्रो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, मिस्र में आयोजित विश्व की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो किस भारतीय ने पदक जीता है? तो तजम्मुल इस्लाम। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा, मिस्र में आयोजित विश्व की बॉक्सिंग चैंपियन में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो तजम्मुल इस्लाम। किसने जीता है? तजम्मुल इस्लाम। 69 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किसने जीता है? ये भारत। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित SAFF चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? तो केरल को। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचांक 2020-21 की रिपोर्ट के प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त है? तो केरल। सामान्य अध्ययन का 30 प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब ये सामान्य विज्ञान का 20 प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 71 नंबर, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? न्यूटन का तीसरे नियम से, देखिए पहला ऑप्शन है बल एक निकाय पर लागू होता है, दूसरा ऑप्शन है बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, तीसरा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, और चौथा ऑप्शन है बल दूरी पर निर्भर होती है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति के तीसरा नियम के अनुसार बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, न्यूटन में 3 लॉ होते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जब तक आप किसी पे बल नहीं दीजिएगा तो वो आप उसी अवस्था में वो रह जाएगा। और दूसरे न्यूटन के दूसरे नियम से बल का फॉर्मूला मिला है F = मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है, यानी ऑप्शन सी सही है। अपघटन, ऑक्सीकरण और हाइड्रोलिसिस सभी रासायनिक प्रतिक्रिया है, पर गुरुत्वाकर्षण जो है रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। 74, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या होगा? तो 273 घटाना पड़ता है। देखिए केल्विन पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या होगा? तो 273। आपको पता था कि केल्विन से अगर सेल्सियस में जाना है तो हम लोग 273 क्या करेंगे? घटाएंगे, यानी माइनस करेंगे, और सेल्सियस से केल्विन में आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो 273 ऐड करेंगे, और बाकी फ़ारेनहाइट ये सब भी चेंज करने के लिए बताए थे। 75 नंबर क्वेश्चन है, प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है तीव्रता। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो तीव्रता कहते हैं। 76, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादन किया? तो ये किसने प्रतिपादन किया था? तो जोसेफ प्रोस्ट ने। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम प्रतिपादन किया? तो जोसेफ प्रोस्ट ने।
77 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो किसने? तो ये बर्जेलियस ने। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। 77 नंबर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? तो बर्जेलियस। 78 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो उसकी संयोजकता क्या होती है? शून्य। क्योंकि जब पूरा इलेक्ट्रॉन ही भर जाता है तो संयोजकता क्या हो जाएगी? उसकी शून्य हो जाती है। 79 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। एक आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से। 80 नंबर क्वेश्चन है, कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो टंगस्टन का। कौन सा तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो टंगस्टन का। 81 नंबर क्वेश्चन है, रीढ़ को डैश भी कहा जाता है? रीढ़ को मेरुदंड भी कहते हैं। रीढ़ को क्या कहा जाता है? मेरुदंड। फीमर ये जांग की हड्डी होती है। 82 नंबर, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? ये ग्लूकोगोन। कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को बहुत कम होने से बचाता है? तो ग्लूकोगोन। 83 नंबर, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनालिन होता है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो एड्रेनालिन। 84 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। क्या बोला जा रहा है? यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? लैंगिक प्रजनन। यदि लैंगिक प्रजनन शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। 85 नंबर क्वेश्चन है, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो ये गर्भाशय के परत के टूटने के कारण। गर्भाशय के परत के टूटने के कारण। तो इस क्वेश्चन को सुनिएगा, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है? तो गर्भाशय के परत के टूटने से। 86 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइजोबियम है। 87 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं को उत्पादन होता है। ये किसमें होता है? तो मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा। 87 नंबर फिर से सुनिएगा, डैश में असमान अनुजात कोशिकाओं का उत्पादन होता है। तो मुकुलन यानी बडिंग के द्वारा। मुकुलन यानी